बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, ये इरादे हैं फौलादे, हिम्मत है हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। हेलो प्यारे बच्चे, हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ की अर्थव्यवस्था की क्लास, अर्थात इकोनॉमिक्स की क्लास। हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास नाइन्थ से लेकर इसलिए आए क्योंकि इससे पहले इकोनॉमिक्स नहीं होता है। नहीं होता है कहने का मतलब होता है, लेकिन वो कंबाइंड रूप से होता है और नाइन्थ से अलग अलग होता है। तो हम लोग नाइन्थ के क्लास को देखेंगे और हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो पालमपुर की गाँव की घटना है। हम लोग उस पर फोकस करेंगे और उसको समझेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स जो होता है सो सब्जेक्ट समझने की चीज़ होता है। आप लोग हर चीज़ को हम लोग रिलेट करते चलाएंगे, एक दूसरे चीज़ से रिलेट करते चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। याद करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, थोड़ा बहुत याद कीजिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा चीज़ रट्टा मत मारिएगा। रट्टा मारिएगा तो आप फंस जाइएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स होता है रिलेटेड करने वाला चीज़। चाहे वो कोई भी फैक्ट हो, हम लोग उसको हम बताएंगे और फैक्ट को हम लोग समझेंगे और अच्छे तरीके से तोड़ेंगे, जिससे कि आप लोग समझ पाइए। देखिए, कोई भी चीज़ यदि नहीं समझ पाते हैं तो वो टीचर का गलती कहलाता है, क्योंकि टीचर का काम है समझाना, समझना स्टूडेंट का काम है। तो हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से समझाना और आप लोग कोशिश कीजिए अच्छे तरीके से समझे। और जो चीज़ नहीं समझ पाए उसको नोट डाउन करके एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं बातों को समझ चुके होंगे। तो अपनी हम जर्नी को स्टार्ट करेंगे और चलेंगे पालमपुर गांव में, और पालमपुर की घटनाओं को देखेंगे, आखिर अर्थव्यवस्था को लेके क्या बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है। और सामान्य तो देखिएगा तो ग्रामीण क्षेत्र में ये दर्शाया गया पालमपुर गांव की घटना में कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, अर्थात अर्थव्यवस्था को लेके सारी घटनाओं को अच्छी तरीके से समझाया गया। मान लीजिए तो मुख्यतः परिभाषा को ही समझाया गया। वैसे हम लोग शॉर्टकट परिभाषा की बात किया जाए तो हम देखेंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था होता है क्या। तो सामान्यतः अगर देखिएगा तो मनुष्य के जो सामान्य आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, जो सामान्य चीज़ों की जरूरत पूरा करने के लिए, जो भी जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरतें होती हैं, और जो आय और व्यय का संग्रह होता है, उसे ही हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि शॉर्टकट वाले समझ गए होंगे कि अर्थात जो इनकम हुआ और जो खर्च हुआ वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। आप गांव घर में देखे होंगे कि जो भी आपके पेरेंट्स होंगे, माता पिता जो भी होंगे, वो अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। चाहे वो जो भी इनकम करते होंगे उसमें से कुछ खर्च करते हैं, कुछ बच्चों के लिए रखते हैं, तो कुछ सब्जी के लिए खर्च करते हैं, कुछ ज़रूरतें के लिए, कुछ ईद कपड़ों के लिए। तो ऐसे जो सो खर्च करते रहते हैं, यही अर्थव्यवस्था में बताया जाता है। तो ये अर्थव्यवस्था सामान्य तरीका है एक समझने का, अपने घर को देखते हुए समझ सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं पालमपुर गांव और देखते हैं क्या रहा। तो पालमपुर गांव जो है सो कहाँ है, आप लोग सोच रहे होंगे। तो पालमपुर गांव एक्चुअली में कहीं है ही नहीं। हो सकता है किसी का गांव का नाम पालमपुर हो, लेकिन उस गांव को लेके, घटना को लेके नहीं बोला गया। तो ये कहाँ पे बोला गया, ये काल्पनिक है, जो एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक समझाने के लिए जो है सो एनसीईआरटी किताबों में लेके आएगी। पालमपुर एक गांव है, ये सामान्य गांव जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, और इसको लेके कहानी को दर्शाया गया है। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं पालमपुर की गांव की जर्नी को और एंजॉय करते हैं। ध्यान रखिएगा, रटने की कोशिश नहीं कीजिए तो बेहतर है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में समझने वाली चीज़ें बहुत होती है और समझते चलेंगे। हाँ, कुछ लोगों को हार्ड लगती है, हार्ड उसे लगती है जो समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग ऐसे तरीके से तोड़ेंगे हर चीज़ों को, हर फैक्ट को, कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए। तो उम्मीद करते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होता है समझ गए होंगे। देखिए, अर्थव्यवस्था सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, माइक्रो और मैक्रो। और इसमें भी कई भाग होते रहते हैं। तो हम लोग इस पे जो सही ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये काफ़ी विस्तृत हो जाएगा। तो हम लोग अभी सामान्य घटना को देखेंगे, नहीं तो माइक्रो और मैक्रो को देखने लगेंगे। फिर इसके तहत भी दो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से कि देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। काफ़ी जो है सो आगे जो है सो चैप्टर बढ़ते चला जाता है। इसके भी कई भाग होते हैं, एचडीआई होते हैं, सीपीआई होते हैं, सीपी और भी चीज़ें होते रहते हैं। तो हम लोग इस पे नहीं जाएंगे अभी। हम लोग अपने चीज़ों पे आते हैं, अपने ग्रामीण क्षेत्र पे आते हैं और देखते हैं क्या रहा है खास। देखिए, बताया जाता है पालमपुर गांव में हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना को देखेंगे, अर्थात इंट्रोडक्शन को देखेंगे, क्या क्या पढ़ना है। फिर हम लोग अपनी जर्नी पे चलेंगे। तो पालमपुर गांव में देखेंगे सामान्यतः गांव में होने वाली सामान्य आर्थिक घटनाओं को देखेंगे। सामान्य आर्थिक घटनाओं में यहाँ पे क्या क्या होता है, तो यहाँ पे जो है सो उत्पादन के बुनियादी सिद्धांत, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव श्रम इत्यादि चीज़ों को हम लोग देखेंगे। पालमपुर में कैसे जो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके खेती किया जाता है।
कैसे श्रम बल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि खेती करने के लिए जो बड़े किसान होते हैं उसको श्रम बल की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे श्रम बल भी देखने को मिलता है, वहीं पे पूंजी भी लगती है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। तो पालमपुर के आसपास के गाँव से जुड़े, सड़क से जुड़े होने की वजह से आर्थिक गतिविधियाँ काफ़ी देखने को मिलती है। देखिए पालमपुर जो है सो आसपास के गाँव से भी जुड़ा हुआ है, जो कि एक बड़ा गांव सागपुर है, और साथ ही जो सो उससे भी बड़ा गांव जो है सो एक रायगंज है, जिससे कि जुड़ा हुआ है। तो इस पे जो है सो रोड की कनेक्टिविटी अच्छी खासी बनी हुई है, जिससे कि सामान्य आर्थिक गतिविधियां देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और पालमपुर गांव काफ़ी विकसित गांव के क्षेत्र में आता है। तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे आखिर कैसा विकसित है। पालमपुर गाँव में सड़क, परिवहन, बिजली, सिंचाई, निर्माण, व्यापार, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूलें, ये सब काफ़ी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। देखिए ऐसा बहुत कम गांव होता है जहाँ पे कि सब कुछ सामान्यतः उपलब्ध होता है। सामान्यतः उपलब्ध होता है कहने का मतलब है जैसे कि हमने आपको जस्ट बताया कि परिवहन, बिजली, स्वास्थ्य, स्कूलें, ये सब उपलब्ध है। पालमपुर गांव एक विकसित गांव है, इसलिए यहाँ पे उपलब्ध है, और ये सब उपलब्ध होने की वजह से ही विकसित गांव बना है, क्योंकि बुनियादी सिद्धांत रहेंगे तभी तो वहाँ पे लोग विकास करेंगे ना, नहीं तो विकास कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए सामान्यतः ये सब चीज़ होना जरूरी है। वहीं पालमपुर के गांव के माध्यम से गैर कृषि क्रियाओं को भी देखेंगे। गैर कृषि क्रियाओं में हम लोग दुकानदारी को देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन को देखेंगे, छोटा मोटा उद्योग को देखेंगे, क्योंकि पालमपुर गांव भले ही छोटा है, जिसमें 400, देखिए पालमपुर गांव में 450 लोग रहते हैं, और इसमें भी जो है सो कुछ लोग गैर कृषि क्रियाओं में अर्थात उद्योग में सम्मिलित है, कुछ लोग श्रम में सम्मिलित है। हम लोग देखेंगे कि कितने लोग श्रम में सम्मिलित है, कितने लोग उद्योग में सम्मिलित है। हम लोग इस पे अच्छी तरीके से विशेष फोकस करेंगे। उत्पादन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। देखते हैं आखिर उत्पादन का संगठन को लेके क्या बोला जा रहा है। तो मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु और सेवाएं उत्पादित करती रहती है। तो मनुष्य की अभी तक कोई ज़रूरतें खत्म होती है? कभी भी नहीं। मनुष्य की ज़रूरतें कभी भी खत्म नहीं होते, वो तो जितना ज़रूरत होता है उससे ज़्यादा मांग हमेशा रहता है। और यही एक अच्छी अर्थव्यवस्था की निशानी भी है, क्योंकि यदि मांग नहीं होगा तो फिर अर्थव्यवस्था रुक जाएगा, फिर वो ग्रो करना ही छोड़ देगा। ये एक अलग चैप्टर है, नहीं तो पता चलेगा कि हम लोग इन्फ्लेशन में आ गए, तो ये चीज़ पे भी नहीं आएंगे। हम लोग देखते हैं आखिर सामान्य क्या है। तो भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन होते हैं। सामान्यतः देखिए अर्थव्यवस्था के लिए 4 चीजें होती हैं: श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी तथा भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो हम लोग इसको एक एक करके डिफाइंड करेंगे और इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो भूमि सबसे पहले देखते हैं। भूमि अर्थात जल, वन, खनिज, प्राकृतिक संसाधन भूमि के अंतर्गत आते हैं। हम लोग देखेंगे कि भूमि का उपयोग कैसे किसानों द्वारा किया जाता है, उपयोग करके कैसे फसल उगाई जाती है। फिर यहाँ पे श्रम बल कैसा है, श्रम बल कैसा है। श्रम में देखिए उत्पादन में काम करने वाले लोग, देखिए श्रम क्या होते हैं, तो उत्पादन में जो काम करने वाले लोग होते हैं उसे श्रम करते हैं। अर्थात श्रम के भी 2-3 तरह के मायने होते हैं। कुछ संगठित क्षेत्र के श्रम होते हैं, कुछ असंगठित क्षेत्र के श्रम होते हैं, कुछ पढ़े लिखे श्रम होते हैं, तो कुछ अनपढ़ श्रम होते हैं। देखिए पढ़े लिखे श्रम होते हैं जैसे कि हम आपके सामने बोल रहे हैं, तो ये भी एक श्रम है। कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं, वो भी श्रम है। कुछ लोग जो है सो खेती में काम करते रहते हैं, वो भी श्रम है। कुछ लोग ईंट भट्ठे पे काम करते रहते हैं, वो भी श्रम है। फर्क इतना ही है कि वो बिना पढ़े लिखे श्रम है, अर्थात वो जिसको कि जितना पैसे की जरूरत होता है उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा लोग है। जो पढ़ा लिखा श्रम है उसको थोड़ा ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ये फर्क इतना है हम तो, लेकिन है दोनों श्रम हैं। तो उम्मीद करते हैं श्रम को समझ गए होंगे, अर्थात लेबर को समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग भौतिक पूंजी पे। भौतिक पूंजी अर्थात फिजिकल कैपिटल को देखेंगे आखिर भौतिक पूंजी क्या है। देखिए भौतिक पूंजी भी 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? तो भौतिक पूंजी में आता है अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो अस्थाई पूंजी क्या है और कार्यशील पूंजी क्या है, हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि अस्थाई पूंजी क्या है। देखिए अस्थाई पूंजी वो पूंजी होता है जिसका कि हम लोग एक बार यदि खरीद लिए तो उसका उपयोग कई बार कर पाए, ये एक अस्थाई पूंजी होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए किसानों का हल हो गया, बैल हो गया, मोटर हो गया, टरबाइन हो गया, ये सब एक बार जो खरीद लेता है उसका उपयोग तो हम लोग कई बार कर पाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि किसान हल एक बार खरीद लिया तो अब कल जाके दूसरा हल खरीदेगा। नहीं, एक बार खरीद लिया तो अब वो कई सालों तक चलाएगा, कई पीढ़ियों तक भी चल सकता है। तो ये एक अस्थाई पूंजी हो गया। और हम लोग क्या करते हैं कि कोई मोटरसाइकिल ले लेते हैं, कोई 4 व्हीलर ले लेते हैं, कोई बिल्डिंग बना लेते हैं, ये भी एक अस्थाई पूंजी हो गया, क्योंकि हमेशा तो लेंगे नहीं। तो ये सब अस्थाई पूंजी के समानता आते हैं। उत्पादन कई तरह के
आवश्यकता पड़ती है। और वहीं पे हम लोग बात करें कार्यशील पूंजी की, तो कार्यशील पूंजी क्या है? देखिए, कोई भी प्रोडक्शन में जो लागत पैसा होता है उसे हम लोग कार्यशील पूंजी कहते हैं, जब तक कि उससे बेनिफिट प्राप्त नहीं हो जाए तब तक। तो ये कैसा है, तो हम लोग पहले उदाहरण से समझ लेते हैं। एक मान लीजिए कुम्हार है, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो घड़ा बनाने से पहले तो उसको पूंजी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो मिट्टी खरीदेगा तो किसान को पेमेंट करेगा। फिर जब मिट्टी घर तक आएगा या फिर जहाँ पे वो निर्माण कार्य कर रहा है वहां तक आएगा, वहां तक लाने में भी तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगेगा, तो उसमें कुम्हार को पेमेंट करना पड़ेगा। फिर घड़ा बनाएगा, अर्थात उसमें जो श्रम लगा उसमें भी तो पैसा जाएगा। फिर जो है सो वो मार्केट में ले जाके बेचेगा, तो ले जाने में भी तो कॉस्ट लगेगा। फिर वहाँ पे जो है सो उस पैसे की जरूरत पड़ा, जब वो बेच देगा तब जाके उसे इनकम होगा। लेकिन बेचने से पहले जितना पैसा लगा किसान को जो है सो खरीदने से लेकर के मार्केट तक ले जाने तक, यही तो कार्यशील पूंजी है जो कुम्हारों को द्वारा लगाया जाता है। एक हमने उदाहरण के द्वारा सर दर्शाया है कि कुम्हार के उदाहरण लिया है। तो ये जो सो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आते हैं। हो सकता है कि लोग कुछ अलग अलग टाइप से करते हो सकता है कोई इंडस्ट्रीज बैठा दिया हो, तो इंडस्ट्रीज बैठाने के लिए कोई ज़मीन खरीदेगा, फिर वहाँ पे श्रम लगेगा, फिर वहाँ से जो सो प्रोडक्शन होगा, फिर जाके मार्केट में बिकेगा, तब तक वो एक कार्यशील पूंजी कहा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कार्यशील पूंजी की परिभाषा आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम लोग मानव पूंजी में आते हैं। आखिर मानव पूंजी क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या है? देखिए, मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी अर्थात मानव की दिमाग के उपज का पूंजी हम लोग बोल सकते हैं। मानव की दिमाग के उपज का पूंजी के लिए हम लोग पहले एक उदाहरण से देख लेते हैं। देखिए, हमने आपको बताया है कि इकोनॉमिक्स जो है सो रटने की चीज़ नहीं, जितना चीज़ों को रिलेट करते चलिएगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा। चाहे वो कैसा भी पॉइंट हो, हम लोग उसको अच्छे तरीके से तोड़ेंगे। आप रिलेट करते रहिए, समझते चलिए और इन्जॉय करते रहिए, और कुछ नहीं है, बस इन्जॉय करते रहिए। देखिए, मानव श्रम में सबसे पहले मान लीजिए एक एक जमीन है छोटा सा। कोई पढ़ा लिखा इंसान आया, एक ग्रामीण क्षेत्र में जमीन खरीदा, मान लीजिए छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदा। जब जमीन खरीदेगा तो किसानों को तो पैसा देना पड़ेगा ना, वैसे थोड़ी पैसा जमीन किसान दे देगा, तो उसमें पैसा लगा, तो अर्थात वो कार्यशील पूंजी उसको हम लोग बोलेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या करेगा, पैसा लगाएगा। फिर क्या करेगा, फिर करेगा श्रम की जरूरत, अर्थात लेबर की जरूरत पड़ेगा। कि कोई फैक्ट्री लगाएगा तो बिना लेबर का तो चलेगा नहीं, ऐसा थोड़ी कि फैक्ट्री लगा दिया तब ऑटोमेटिक चलना लगेगा, ले जादू की बटन टिप दिए चलते रहो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे श्रम अर्थात लेबर की जरूरत पड़ेगा, तो लेबर लगेगा। और यहाँ पे जो पूंजी लगेगा, इसी पूंजी के बाद तो प्रोडक्शन होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मानव की उपज। अर्थात जो यहाँ पे जितने संसाधन की जरूरत पड़ा, जब तक कि प्रोडक्शन हो नहीं गया तब तक वो कार्यशील पूंजी है। और कार्यशील पूंजी में भी अगर जब प्रोडक्शन हो जाए तो ये मानव पूंजी कहलाता है, अर्थात मानव के दिमाग की उपज का पूंजी। क्योंकि जो जिसने यह प्लांट बैठाया वो तो कुछ कर नहीं रहा है, उसका तो दिमाग केवल चल रहा है, तो दिमाग से वो पैसा कमा रहा है। इसको बोला जाता है मानव पूंजी। आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि मानव पूंजी क्या है। वही इस पे लिखा गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि मानव के ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है उसे मानव पूंजी कहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिया हुआ है। देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है क्या है, ह्यूमन कैपिटल। इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना पढ़ लेंगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा लग जाएंगे। तो आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो तो यहाँ पे उत्पादन के लिए जो संगठित क्षेत्र होती है उसके विषय में हमने चर्चा किया। साथ ही पालमपुर में लगभग 75% लोग अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। देखिए, पालमपुर में जो है सो 75% लोग क्या है, तो वो कृषि पर निर्भर अर्थात खेती पर निर्भर है। तो एक छोटा सा गांव है पालमपुर। यहाँ पे 1960 से पहले जो भी बंजर भूमि थे, अर्थात जिस पे खेती नहीं हो पाती थी, उसका उपयोग भरपूर मात्रा में अब कर लिया गया है। एक्चुअली हुआ क्या, 1960 तक में किसान की मांगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उतना ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी जितना कि मार्केट में डिमांड थी। अर्थात देखिए, इकोनॉमिक्स में मांग और डिमांड जो है सो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो खैर, हम लोग अभी इस पे आएंगे कि जितना ज़रूरतें था उतना किसान पूर्ति नहीं कर पा रहा था, अर्थात कहने का मतलब उतना उपज ही नहीं हो पा रहा था, तो किसान बेचेगा कैसे। तो यहाँ पे जो सो दिक्कत आ रहा था, तो किसानों ने क्या किया, जितना ज़्यादा भूमि का उपयोग हो सके उतना ज़्यादा किया। अर्थात जो भी
बंजर जमीन थे, जहाँ पे कृषि कार्य कभी नहीं होता था, उसको भी किसान ने वहाँ पे उपयोग करना चालू किया, अर्थात वहाँ पे प्रोडक्शन चालू किया और वहाँ पे जो है सो उपयोग होना चालू हो गया। कब तक? तो 1960 के दशक तक जैसे उपयोग करना चालू हुआ, अर्थात जितना भूमि का विस्तार होना था हो चुका है, अब संभव नहीं है, क्योंकि जो भी बंजर भूमि तो उसका तो उपयोग किया जा चुका है। अर्थात कहने का मतलब है कि पृथ्वी तो बढ़ नहीं रहा है, जमीनें तो बढ़ नहीं रही है, तो मांगे तो जरूर लेकिन बढ़ रही है, तो मांगे को पूरा करने के लिए किसानों ने मैक्सिमम भूमि का उपयोग अब कर लिया, अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर मांगे कैसे पूरा किया जाए, तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग आएंगे और भी तरीका है मांगे पूरा करने का, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो भूमि मापने की सामान्यतः इकाई देखिए, सामान्यतः के से पहले मानक इकाई को देखते हैं। मानक अर्थात जो सरकार मानती है वो हेक्टेयर को मानती है। हेक्टेयर को इसलिए मानती है सरकार, इसलिए क्या मानती है कि सरकार का मानना है हेक्टेयर, तो वो यूनिट के तौर पे सरकार मानती है। आप देखे होंगे कभी भी सरकार बोलती है कि हमने इस किसानों को इतना सब्सिडी दे दिया प्रति हेक्टेयर, तो हेक्टेयर सरकार के द्वारा माना जाता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः जमीन मापने अर्थात भूमि मापने की इकाई बीघा, गुंठा, हमारे यहाँ कट्ठा भी चलता है, ये सब के द्वारा जमीन मापा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये चीज भी समझ पाए होंगे। अब हम देखेंगे क्या इसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा कि 1960 से पहले 1960 के दशक तक किसान मैक्सिमम भूमि का उपयोग कर चुकी है। तो मैक्सिमम भूमि का तो उपयोग हो गया, तो प्रोडक्शन बढ़ाने का कोई और तरीका है? जी बिल्कुल तरीका है, हम उसी तरीका पे भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है। तो किसान करते क्या है मैक्सिमम भूमि को उपयोग करने के लिए? अलग अलग ऋतु में अलग अलग प्रकार की फसलें बोना चालू कर देती है। अर्थात जो पहले मान लीजिए एक छोटा सा जमीन है, इस जमीन पे एक प्रकार की कृषि होता था, अब इसी जमीन पे 3 प्रकार की कृषि कार्य होने लगा है। अर्थात 3 मौसम में अलग अलग फसल उगने लगे हैं। खरीफ के मौसम में खरीफ, रबी के मौसम में रबी, जायद के मौसम में जायद फसल उगने लगे। तब तो प्रोडक्शन तो बढ़ना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि 3 फसल अलग अलग उगने लगे। तो अब पता चलता है कि प्रोडक्शन बढ़ा, अलग अलग ऋतु में अलग अलग उपयोग करते हुए। तो इस ये भी एक तरीका है प्रोडक्शन बढ़ाने का, पैदावार बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है, अच्छा तरीका में सामान्य तरीका है। और साथ ही किसान जो है सो इसी किसान कुछ किसान जो है सो एक भाग में गन्ने की भी कृषि करते हैं, किसी एक कोने में गन्ने की कृषि करते हैं जो साल में एक बार कटाई की जाती है, और बगल के गांव जो बड़े गांव है रायगंज, वहां पे जाके बेच दिया जाता है, क्योंकि गन्ना जो है सो अच्छा खासा बिक्री हो जाता है। गन्ना के मामला में आपको पता होना चाहिए कि ब्राजील अभी वर्ल्ड में गन्ना के मामले में पहला स्थान पे है। वही चीनी की बात किया जाए तो भारत प्रोडक्शन के मामला में पहला स्थान पे है। तो गन्ना किसान क्या करता है, बगल के गांव बड़े गांव रायगंज में भेजता है, क्योंकि वहाँ रोड कनेक्टिविटी तो अच्छा है। जब रोड कनेक्टिविटी अच्छा है तो किसान आसानी से बेच देता है। वहाँ परंपरागत गाड़ियाँ चलती है, बैगी चलती है, बैलगाड़ियाँ चलती है, क्योंकि ये जो है सो घटना एक गांव की दिखाया गया है। हाँ अब ट्रक बस ये सब भी चलने लगे हैं, खैर हम लोग उस पर आएंगे, लेकिन सामान्यतः यही पहले गाँव में देखने को मिलता था। तो गन्ना की बात किया गया है। वही पालमपुर में एक वर्ष में 3 अलग अलग फसलों की पैदावार की जाती है, हमने आपको बताया है। देखिए पालमपुर में जो है सो सिंचाई की अच्छी व्यवस्था देखी गई है। अच्छी व्यवस्था देखने के पीछे रीजन है कि वहाँ कहाँ, तो पालमपुर में कुछ सरकार द्वारा जो है सो नलकूप लगाए गए हैं, तो कुछ निजी द्वारा नलकूप लगाए गए हैं। सरकार जो है सो नलकूप लगाई है ताकि सभी लोग के लिए, कुछ निजी जो है सो जो बड़े किसान होते हैं उन्होंने भी नलकूप लगा दिया है, जिससे कि अपनी सिंचाई को अच्छी तरीके से कार्य किया जा सके और कृषि में जो है सो योगदान अच्छे से दे पाए। कोई छोटे किसान सरकारी व्यवस्था पर निर्भर है, तो जो बड़े किसान हैं उस पर निर्भर है। तो छोटे किसान के इसलिए इनकम कम हो पाता है, वही बड़े किसान जो है सो इनकम में अच्छा खासा योगदान देते हैं। तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कुछ सरकारें द्वारा, तो कुछ निजी द्वारा जो है सो नलकूपें लगाई गई है। भारत के सभी गांवों में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। अच्छा, नहर के अतिरिक्त हमारे देश में नहरों में अच्छी सिंचाई होती है। अतिरिक्त हमारे देश में नहरें के क्षेत्रों में, थोड़ा सा मिस्टेक है, अच्छा सिंचाई होती है। इसके विपरीत में थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर है कुछ,
देश में नहरें से अच्छी अच्छा देखिए, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि पालमपुर गांव में नहरें की तो अच्छी व्यवस्था है, लेकिन वहीं जो है सो सामान्यतः सभी गांव में तो नहरें होते नहीं हैं। तो वहाँ पे जो है सो परंपरागत तौर पे खेती की जाती है, भगवान भरोसे की जाती है, वर्षा आधारित कृषि की जाती है। लेकिन यहाँ पे नलकूप के साथ साथ नहरें भी उपलब्ध है पालमपुर गांव में। वही बोला जा रहा है कि सिंचाई के क्षेत्र में, वही कृषि क्षेत्र में 40% से कम ऐसा क्षेत्र है जिसपे वर्षा पर भी निर्भर है। तो एक वर्ष में कृषि से एक से ज्यादा फसल पैदा करने की अच्छा देखिए, बहुविधि फसल प्रणाली क्या है इसके विषय में बोला जा रहा है। जो एक ही जमीन पे, हमने आपको जस्ट बताया कि छोटा सा जमीन है, इस जमीन पे जो तरह तरह के फसल उगाए जाते हैं, हमने बताया 3 तरह के नॉर्मली फसल जो उगाए जाते हैं, यही बहुविधि फसल प्रणाली है। ये एक सामान्य तरीका है फसल की प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो यही बात इसमें लिखा हुआ है कि सामान्य तरीका क्या है, तो बहुविधि फसल प्रणाली अपनाना है। वही बात किया जाए 1960 के दशक के मध्य तक, तो प्रारंभिक तौर पे अर्थात जैविक कृषि की जाते थे 1960 के मध्य तक। अर्थात उसके बाद कोई और कृषि है जी, बिल्कुल है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो 1960 के दशक के अंत में HYB बीज का प्रयोग होने लगा, अर्थात हरित क्रांति आई। और हरित क्रांति में HYB बीज का प्रयोग किया गया, जिससे कि प्रोडक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। कितना ज्यादा देखने को मिलता है, तो जहाँ पे 1360 kg का फसल उगता था जिस जमीन पे, उसी जमीन पे अब 3250 kg प्रति हेक्टेयर देखने को मिलता है। अर्थात देखिएगा 1260 होगा, लगभग लगभग 2.5 से 3 गुना तक जो है सो देखने को मिलता है, प्रोडक्शन में वृद्धि देखने को मिलता है। कब से? जब से हरित क्रांति आया है तब से। अर्थात हरित क्रांति सामान्यतः कहाँ पे लाया गया है, तो ये लाया गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में देखने को मिलता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहीं पे काहे लाया गया। यहाँ पे लाने का मुख्य रीजन यह बताया गया है क्योंकि यहाँ पे नहरें की सुविधा अच्छी है, नलकूपे की सुविधा अच्छी है, यहाँ पे सिंचाई की सुविधा अच्छी होने की वजह से यहाँ पे लाया गया। क्या इसका मतलब जो हरित क्रांति इसमें पानी की ज़्यादा पैदावार में ज़्यादा पानी की मात्रा लगती है? जो बिल्कुल लगती है। हरित क्रांति में देखने को मिलता है पानी के साथ साथ रसायन हो या फिर कीटनाशक हो, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा उपयोग करने के देखने को मिलता है। तो इस पे जो है सो दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है हरित क्रांति से, तो हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है। तो हम लोग सामान्यतः देखिए 1960 के अंत तक जो है क्या हो गया, हरित क्रांति भारत में आ गया और फसलें की जो है सो पैदावार लगभग 2.5 से 3 गुना बढ़ गया, क्योंकि भारत में जरूरतें तो बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो जरूरतें बढ़ेगी, तो लोग और जमीन तो बढ़ नहीं रहा है। तो सामान्य तरीका के बाद अब अपनाया गया कौन सा? हरित क्रांति। क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? देखते हैं कि धारण कर पाएगी। देखिए, कहने का मतलब है क्या हरित क्रांति जो लाया गया, इसमें बीजे जो फोर्टिफाइड बीज बनाया गया, जो लैब में परिष्कृत बीज था उसको लाया गया, जो जल ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड वाटर तो कम है, क्योंकि जितना नलकूप से जल निकाला जाएगा उतना तो ग्राउंड वाटर कमेंगे। जितना रसायन का प्रयोग किया गया, खाद बीज का प्रयोग किया गया, कीटनाशक का प्रयोग किया गया, क्या यह जमीन यह जो है सो धारण कर पाएगी यह भूमि? देखते हैं। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन, इसका जो है सो हम लोग को सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सो हम लोग तो बदल तो सकते नहीं हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कहीं और जाके रहने लगेंगे, हम लोग दूसरे ग्रह पे जाके रहने लगेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन फिलहाल तो हम लोग जहाँ पर हैं उसको सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व बनता है। उसी के लेकर बोला जा रहा है कि रासायनिक उर्वरक के लगातार प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम देखने को मिलती है। देखिए, जब खाद का उपयोग हम लोग करते हैं तो वहाँ पे जो है सो रसायन बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग जब करते हैं तो वहाँ पे उर्वरकता क्षमता कमने को मिलता है, अर्थात जो उर्वरक का क्षमता होता है मिट्टी का वो कम धीरे धीरे देखने को मिलता है। इसलिए सरकार चाहती है कि अब उस रसायन का उपयोग कम किया जाए, क्योंकि खाद जो होता है उससे क्या होता है, पानी के माध्यम से घुलता है, पौधे में जाता है और वो फिर मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी तो वहाँ पे प्रदूषित हुआ ही हुआ, साथ ही मान लीजिए यदि वर्षा हुआ तो वर्षा के माध्यम से जो खाद रसायन है वो नदी तालाब में चला गया, तो तालाब प्रदूषित होता है, वहाँ पे के जल जीव है वो अस्त व्यस्त हो सकते हैं, और साथ ही यहाँ पे जो केचुए होते हैं वो भी मारे जा सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि वही मिट्टी की उर्वरता कम देखने को मिलती है, वहाँ पे जल की भी कमी भी देखने को मिलती है। देखिए,
जल में हमने आपको जस्ट बताया कि जैसी प्रोडक्शन के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है तो जल कम देखने को स्वाभाविक सी बात है। रासायनिक उर्वरक जो है सो घुलकर पौधे में लाभ पहुंचाते हैं, वही मिट्टी प्रदूषित करते हैं। ये सब सामान्यतः लिखा हुआ, ये सब बात देख लीजिए। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये लिखा हुआ, केचुआ का मरना भी देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, केचुआ का मरना देखने को मिलता है, अर्थात केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि केचुआ जो होता है सो जमीन की उर्वर क्षमता को बढ़ाने में काफी ज्यादा योगदान देता है, क्योंकि केचुआ जमीन की मिट्टी को क्या करता है, वो छेद करते रहता है, जिससे कि पानी जो है सो आराम से जमीन में जाए, ग्राउंड वाटर की लेवल बढ़े, साथ ही मिट्टी के प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने में योगदान देता है। तो केचुआ कैसे मरेगा, क्योंकि जो रसायन का प्रयोग किया गया, जो बेहद कीटनाशक का प्रयोग किया गया, कीटनाशक और रसायन का तो प्रयोग हम लोग कर लिए, केचुआ खाएगा, मर सकता है। या फिर हो सकता है कि वो जहरीला जो पानी कीटनाशक है पानी के माध्यम से केचुआ के पास गया तो आसानी से वो केचुआ मर जाएगा, क्योंकि उसको तो आदत है नहीं रसायन खाने का पीने का। तो केचुआ तो स्वाभाविक सी बात है मरना। तो ये जो है सो काफी एक समस्या वाली बात है। ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ देखने को भी मिल सकता है। वही पालमपुर में लगभग 450 परिवार हैं, जिसमें से 1/3 परिवार अर्थात 150 लोग के पास भूमि नहीं है। देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि पालमपुर में 450 लोग हैं, जिसमें से 150 परिवार ऐसे हैं जिसके पास भूमि नहीं है। तो कितने लोग बच गए, 300 लोग बचे जिसके पास की भूमि है। तो 300 परिवार के पास भूमि है, जिसमें से कि भी कुछ ऐसे 240 परिवार हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की भूमि है। अर्थात इसमें से भी 240 लोग हटा दीजिए, कितने लोग बचे, 60 लोगों के पास मेजोरिटी जमीन है, अर्थात मेजोरिटी में भूमि है। तो 240 लोग कौन से लोग हैं, जिसके पास 2 एकड़ से कम क्षेत्र वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं समझे होंगे। तो यहाँ पे जो है काफी विविधता देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिलता है कि लगभग लगभग 50 लोग क्या है, तो बहुत बड़े किसान हैं। 240 लोग क्या है, सामान्य किसान यानी मझोले किसान है। और बाकी यानी 150 लोग क्या बच गए, तो ये मजदूर बनेंगे, क्योंकि 150 श्रम भी तो चाहिए किसान के लिए। तो जिसके पास जमीन नहीं है वो क्या करेंगे, तो श्रम बल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि कितने लोग श्रम बल हैं। तो उम्मीद करते हैं आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ में आएगा। इतना तक जब देखें तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम लोग इसका पार्ट कल लाएंगे, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे अच्छे तरीके से चीज़ों को तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।